लेक्चर नंबर 4 के अंदर बेटा मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूँ आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका ओम्स लॉ। इस टॉपिक से बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान से देख लो और सीख लो। मैं इसके अंदर आपको वी और आई के बीच में ग्राफ सिखाऊंगा। कुछ ग्राफ बेसिस न्यूमेरिकल होने वाले हैं, रेजिस्टेंस के बारे में बात किया जाएगा। साथ ही साथ जब हम ओम्स लॉ को लिखते हैं तो किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए उसको भी मैं आपको ध्यान में दिलाऊंगा, मतलब नोटिस कराऊंगा। तो चलो फटाफट इसके स्टेटमेंट को समझते हैं क्या कहता है। तो ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट बड़ा सिंपल सा है। कहता क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। वेरी सिंपल कहानी। मतलब जो तुम्हारा V है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। I के डायरेक्टली क्या है, वो प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स अगर तुम पोटेंशियल को इंक्रीज करोगे तो बेटा करंट इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। और पोटेंशियल को घटाओगे तो करंट भी क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। इस बात को थोड़ा यहाँ फील करते हैं। एजम्पशन कर लीजिए जो V है हमारा वो 10 वोल्ट है, ठीक है ना। और इसी समय पे आप एक और एजम्पशन कीजिए कि हमारा करंट जो है वो 2 एम्पियर है। चलो ये दो एजम्पशन हो गए हैं, तो अभी बात हमारी बनने वाली है। अगर तुमने पोटेंशियल को डबल कर दिया, दैट मीन्स अब पोटेंशियल तुम्हारा नया वाला 20 वोल्ट है। तो बेटा नया वाला करंट भी खुद को एडजस्ट करेगा, अपने आप को चेंज करेगा और 4 एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा। तुमने कहा कि नहीं मैं 3 टाइम्स इंक्रीज करूंगा इनिशियल वैल्यू का, तो करंट भी खुद को 3 टाइम इंक्रीज करेगा इनिशियल वैल्यू का, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करो 6 एम्पियर। तुमने कहा नहीं मैं क्या करूंगा, इनिशियल का हाफ कर दूंगा 5 वोल्ट, तो करंट भी कहता है ठीक है मैं भी हाफ हो जाऊंगा 1 एम्पियर। तो ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग। तो पोटेंशियल आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब कहानी क्या है, इस साइन को जब हम हटाते हैं तो एक बेटा हमें कांस्टेंट मिलता है, ठीक है ना। उसको हम आर लिखते हैं और यहाँ पे आई रिप्रेजेंट करते हैं। आर बराबर क्या मिलेगा, वी अपॉन आई। अच्छा एक और बात मैं यहाँ बताना, देखो नोटिस करना जरूरी है। जो जनरली गलती हो जाएगी आपसे भी एग्जाम के अंदर, वो ये कि जब भी ओम्स के लॉ को लिखना होता है ना, तो उस समय ये बात आपको बोलना कंपलसरी हो जाता है, अदरवाइज ओम्स लॉ गलत हो जाएगा। वो क्या है कि जो फिजिकल कंडीशन होना है ना, दैट मस्ट बी कांस्टेंट, वो वैरी नहीं करना चाहिए, अदरवाइज ओम्स लॉ फॉलो ही नहीं हो पाएगा। मतलब इस सर्किट के अंदर तुमने 10 एम्पियर दिया, करंट 2 एम्पियर था, जब इसको डबल कर रहे हो 20 तो ये 4 बन रहा है। ये तभी संभव है जब टेम्परेचर, लेंथ, एरिया और नेचर ऑफ मटेरियल को कांस्टेंट रखा जाए। ऐसा नहीं हो सकता है कि सर्किट का कंटिन्यूअस टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है और उस कंडीशन में तुम पोटेंशियल को डबल कर रहे हो तो करंट भी डबल होगा। नहीं, इन दैट केस करंट 2.3, 2.4, 3 हो सकता है, 3.5 होगा। डबल वाला पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। लेंथ को तुमने बड़ा कर दिया अगेन, फिर ये पैटर्न फॉलो नहीं होने वाला है। एरिया तुम्हारे पास कैसा, मतलब घरों के अंदर वायरिंग जो होती है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है जनरली। जनरली क्या सिलेंड्रिकल ही होता है, ठीक है ना। तो सिलेंडर यहाँ से बना लिया, ठीक है, मैंने एक सिलेंडर बना दिया यहाँ पे। अब क्या कहानी है भाई, इसको तुम नॉर्मली ऐसे था, अब तुमने क्या कर दिया, उठा के थिक कर दिया बहुत ज्यादा, ठीक है ना। क्या कर दिया, बहुत थिक आपने क्या कर दिया, वायर ले लिया। तो अगेन आपने थिकनेस को चेंज कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, एरिया को बदल रहे हो। तो एरिया जब बदलेगा तो फिर अगेन आपका नहीं फॉलो होने वाला है। लास्ट पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, नेचर ऑफ मटेरियल। एक्सपेरिमेंट करना था, पहला एक्सपेरिमेंट तुमने 10 वोल्टेज था और तुमने 2 एम्पियर करंट लिया था, अभी उठा के क्या किया तुमने, वायर ही चेंज कर दिया। लो अब तुमको मैं पोटेंशियल को डबल करूंगा तो करंट डबल हो जाएगा, 4 एम्पियर मिलेगा, नहीं 4 एम्पियर नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा, क्योंकि तुमने क्या कर दिया, मटेरियल ही बदल दिया। तुमने कॉपर की जगह एल्युमिनियम ले लिया। तो मटेरियल बदल के भी ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं किया जा सकता है। तो दीज आर द की पॉइंट्स जिसको आपको ध्यान में रखना है जब भी कॉपी में नोट करो, तो मतलब बोर्ड वाले कॉपी में लिख रहे हो तो ये बात मेंशन करनी ही पड़ेगी। ये बात तभी सही होगा जब आप इन सभी बातों को कांस्टेंट रखते हैं। तो फील हुआ? अच्छा, अब वापस आते हैं अपने कैलकुलेशन पे। मुझे एक कांस्टेंट मिला था आर। आर क्या है बेटा, कांस्टेंट है जिसका बाद में नाम पड़ता है रेजिस्टेंस। अभी नाम इसका रेजिस्टेंस नहीं पड़ता है, ठीक है ना। जिस समय डिस्कवर किया गया था उस समय इसका नाम रेजिस्टेंस नहीं था। उस समय इस आर को हम बेटा आर लिखते भी नहीं थे, के ही लिखते थे। इसको हम कांस्टेंट कहेंगे, क्या कहेंगे, फिलहाल तो कांस्टेंट कहने वाले हैं, ठीक। और इसका जो यूनिट था ओम के रिस्पेक्ट में, इसका यूनिट हमारा पड़ गया ओम, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, ओम। तो आर ही रेजिस्टेंस है, ठीक है। अभी तो आप जानते हो इस बात को, और नहीं जानते हो तो अभी जान लो, ठीक है ना। गंगाधरी शक्तिमान है, ठीक है ना। तो आर कांस्टेंट है जिसको हम बाद में रेजिस्टेंस कहेंगे।
ठीक है, अब थोड़ा इस कांस्टेंट वाले बात को भी फील करते हैं। बेटा यहाँ देखो थोड़ा सा, इनिशियली आर की वैल्यू कितनी थी जब तुमने 10 लिया, करंट 2 था, तो वी हैव अ फॉर्मूला, ठीक है ना, फॉर्मूला क्या है, आर वी अपॉन आई। तो बेटा v का मान कितना था, 10 था, i का मान कितना था, 2 था, कितना मिला आपको, 5 ओम मिला। तुमने कहा मैं v को डबल करूंगा तो 20 हो गया, तो करंट भी क्या बोलता है, मैं भी डबल हो जाऊंगा, तो फिर कितना मिलेगा, 5 ओम। फिर r को क्या किया आपने, मतलब v को 3 गुना कर दिया, तो करंट भी खुद को 3 टाइम्स करता है, अगेन आपको क्या मिला, 5 ओम। तुमने कहा नहीं ठीक है, मैं r को हाफ कर दूंगा, मतलब v को हाफ कर दूंगा, तो 5 किया तो करंट भी खुद को हाफ कर दिया, अभी भी क्या मिला, 5 ओम। तो आप बड़े सिंपली चीजें को देख पा रहे हो कि v और i को तुम कितना भी बदल रहे हो, r की वैल्यू बदल नहीं रही है। दैट मीन्स ये जो कांस्टेंट r है ना बेटा, वो डज नॉट डिपेंड किस पे, v एंड i पे। v और i का मान कितना भी बदल दो, r का मान बदल ही नहीं रहा है, वो तो हमेशा क्या रह रहा है, कांस्टेंट ही रह रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मतलब रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन v एंड i, इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल। अभी इसके बारे में हम डिस्कस भी करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से ओम्स लॉ फील हो गया होगा, कैसे कॉपी के अंदर लिखते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी। अब कहानी हमारे पास थोड़ा ग्राफ को लेके, तो ग्राफ को लेके भी देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा रेज कर दो, अच्छा लगे, गुड। तो जब भी कोई भी तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करने को बोले और कुछ स्टेटमेंट ऐसा हो, आ मतलब कोई भी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी बोला, ठीक है ना, तो ए और बी के बीच का जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो हमेशा वो स्ट्रेट लाइन ही मिलने वाला है, वो कभी ऐसा ग्राफ आपको नहीं मिलेगा, आपको ऐसे ग्राफ नहीं मिलने वाले हैं, आपको ऐसे ग्राफ नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है ना, वो हमेशा ऐसे ही होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट मिलता है, ठीक है ना। और ये देखो ये एंगल थीटा है, मतलब यहाँ पे स्लोप जो है बेटा वो क्या है, टेन थीटा है, जिसकी वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिंपल सा कहानी है, तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो ना, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो टेन थीटा इसका स्लोप होता है, यहाँ से एंगल आप कैलकुलेट कर लो, बात बन जाएगी। तो ये था वी और आई के बीच में ग्राफ, ऐसे पोटेंशियल है, इधर करंट है, और ये क्या आपका स्लोप मिल जाता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। जब वी को आई से, मतलब ये वी है, फिर ये आई है, ये देखो वी आई, कुछ इस तरह से बढ़ते रहते हैं एक दूसरे से, ये जो ग्राफ मिलता है आपको क्या मिलता है, एकदम स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। तो चलो ओम्स लॉ मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। अगला टॉपिक देखते हैं, हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो वो जो कांस्टेंट था ना, उसको बाद में लेटर ऑन रेजिस्टेंस नाम दिया गया था। तो फिर ये रेजिस्टेंस है क्या, तो बेटा रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो किसी भी, जो भी कंडक्टर होगा, उसका एक अपना खुद का प्रॉपर्टी होता है जो करंट की फ्लो को अपोज करता है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। दैट मीन्स मान लेते हैं ये मेरा कंडक्टर है और इसमें बैठा है एक इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के सर पे बैठा है चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन जब इस डायरेक्शन में मोशन करेगा तो इस डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा, अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है, जब चार्ज फ्लो कर रहा है, तो ये मटेरियल जो होते हैं ना, जो भी मटेरियल होगा, वो क्या करता है, इसके फ्लो में हिंड्रेंस लाता है, रुकावट लाता है, अवरोध उत्पन्न करता है, अपोज करता है। तो यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है उस मटेरियल की, रेजिस्टेंस कहलाती है। और ये जो नेचर है ना, सबसे कम देखने को मिलता है अपने सिल्वर में, सबसे कम दिखाता है। फिर उसके बाद जो देखने को मिलता है कम, वो कॉपर में मिलता है, देन आपका एल्यूमिनियम में। तो तीन थे जो बहुत कम दिखाते हैं, जिसका यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। आज के टाइम में घर की जितनी वायरिंग होती है, पुराने समय में एल्युमिनियम की होती थी, अभी कॉपर की होती है, जिससे आपकी बिजली वगैरह भी कम आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन को रोकेगा फ्लो में, तो करंट बिना मतलब का क्या हो जाएगा, वेस्ट होगा, हीट प्रोडक्शन हो जाएगा, और हीट बन के लॉस हो जाएगी एनर्जी, तो फाइनली आपका बिल बढ़ेगा, और फिर वायर वगैरह भी बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे, फायर पकड़ने का चांसेस होते हैं। ये सब डिस्कस करूंगा अभी जब मैं रेजिस्टेंस के बारे में बात करूंगा, तो आगे चल के फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस करके वहाँ पे सारी डिस्कशन होगी। तो ये रेजिस्टेंस फील हुआ क्या है, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, दैट्स इट। सबसे कम किसके ऊपर रेजिस्टेंस है, सिल्वर, ठीक है ना, फिर कॉपर, देन एल्युमिनियम। ये कुछ तीन नाम थे जिसको आपको ध्यान रखना होगा, एक नंबर में पूछ सकता है। अभी देखो तो क्या मुझे मिल रहा है, ये देखो डिफाइन वन ओम। बेटा वन वाला जो टर्म था उसको डिफाइन करना तो बड़ा सिंपल था, 1 एम्पियर डिफाइन कर चुके हैं हम लोग, 1 वोल्ट कर लिए, वैसे ही 1 ओम भी डिफाइन कर देंगे। वट क्या करना है, मैंने बताया था लेफ्ट वाले को वैसे ही छोड़ दो
और राइट वाले को 1 1 कर दो। तो लेफ्ट में तो आर है, राइट में वी और आई है, तो वी और आई को 1 कर दो। तो पोटेंशियल में कर दूंगा 1 वोल्ट, करंट कर दूंगा 1 एम्पियर। तो बेटा इस तरह से हमें आर क्या मिलेगा, 1 ओम मिल जाएगा। तो कोई बोलेगा डिफाइन करो भाई 1 ओम, मतलब 1 ओम कैसे डिफाइन करोगे, तो मैं बोल सकता हूँ इफ इन अ सर्किट द पोटेंशियल अक्रॉस द क्या बोलेंगे, कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग इनसाइड द मटेरियल और कंडक्टर इज 1 एम्पियर, देन आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 ओम के बराबर होगा। अपनी स्टेटमेंट है, अपना स्टेटमेंट फ्रेम करो, बस कैसे भी करके 1 वोल्ट और 1 एम्पियर बोल देना, बाकी दैट इज इक्वल टू द 1 ओम, कहानी तो बनी जाएगा 1 ओम का। वेरी गुड, मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो चुका है आपको। तो आगे ये देखो क्या है, ये है क्वेश्चन, कुछ ग्राफ वाला क्वेश्चन लग रहा है, फटाफट इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ द करंट आई flowing in a given resistor for a corresponding value of a potential difference V across the resistor are given below। तो कुछ यहाँ पे डाटा दे रखा है करंट का, वोल्ट का, ठीक है ना। आगे तो क्वेश्चन दिया ही नहीं, बट ठीक है मैं क्वेश्चन पूरा कर देता हूँ। इसमें आपसे पूछ रहा है रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, और बोलता है ये जो डाटा दिया है इसके बेसिस पे ग्राफ प्लॉट करो। तो ये तो वैल्यू जो है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, डेसिमल में काफ़ी सारे वैल्यूज आ गए हैं, तो ग्राफ पे प्लॉट करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा, बट ठीक है हम लोग कर लेंगे। अभी रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। जब भी ग्राफ की क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे ना और रेजिस्टेंस निकालने हो, तो क्या करना ना, इनिशियल वैल्यू को पकड़ना और फाइनल वैल्यू को पकड़ना, तो डेल्टा आई की वैल्यू निकल जाएगी। इनिशियल और फाइनल में 4.0 माइनस इनिशियल 0.5 है, तो डिफरेंस कितना निकल के आया, 3.5 एम्पियर मिला। ऐसे ही पोटेंशियल के साथ भी करना, इनिशियल 1.6 है और फाइनल 13.2 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है 1.6, तो बेटा 13.2 है, तो 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, और 12 में से 1 जाएगा तो 11, 11.6 वोल्ट आपका मिल जाएगा। तो यहाँ से रेजिस्टेंस बता दोगे ना, आर क्या होता है, वी अपॉन आई, कितना सिंपल हो गया। वी की वैल्यू कितनी है बेटा, अभी तो जस्ट कैलकुलेट किया 11.6, और आई की वैल्यू 3.5। डेसिमल से डेसिमल तो गया काम से, 5 का टेबल पढ़ो 7 टाइम में, 2 3 2 है ना। अभी 7 से भी कैंसिल आउट करो, तो 3.2 बचा, तो फिर 3 बार में और फिर 1, इतना आपका क्या हो जाएगा, ओम रजिस्टर आ जा रहा है। तो फाइनली आपका आर की वैल्यू निकल के आ गई 3.31 ओम, है ना। तो ऐसे रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बारी है ग्राफ प्लॉट करने की, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन, बट ठीक है हम वी कैन डू दैट। और इसमें देखेंगे ग्राफ जो बनेगा ना उसमें एक स्ट्रेट लाइन ही मिलने वाला है। तो ये मेरा इधर का लाइन हो गया, चलो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, कोई बात नहीं, ये इधर का लाइन हो गया, रफली बनाते हैं। तो पहला अगर मैं एक काम करता हूँ, वैल्यूज को देता हूँ, तो यहाँ देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं एक बॉक्स को क्या करता हूँ, 2 मान लेता हूँ। कितना मानता हूँ, 2। 1 बॉक्स कितना है, 1 बॉक्स 2 यूनिट के बराबर है। तो बेटा ये 2 हो गया, अगला वाला 4 होगा, अगला वाला 6 होगा, ये अगला वाला 8, ये अगला वाला 10, 12, 14। बेटा ये पोटेंशियल मान रहा इधर में, तो मैक्सिमम पोटेंशियल की वैल्यू 13.2 है, काम बन चुका है, 14 तक पहुंच चुके हैं। इधर बेटा मैं करंट मान रहा हूँ, तो करंट में मैक्सिमम 4 है तो 4 चलेंगे, ये तो पहले से 2 माना हुआ है, बेटा ये 4 खत्म, ये तो ये बात बन जाएगी। तो पहला में देखो क्या है, 0.5 1.6, तो 0.5 तो ये बीच में 1 आएगा, भाई 2 माना है ना तुमने इसको, ठीक बीच में 1 आएगा, इसके ठीक बीच में 0.5, तो 0.5 कहीं यहाँ पे। और फिर अगला क्या है, 1.6 है, तो 2 के ठीक बीच में 1 आएगा यहाँ पे, और इस 1 से थोड़ा सा ऊपर 1.6 आएगा, तो कहीं ये पॉइंट यहाँ मिल रहा है, ठीक है ना, ये 1.6 यहाँ आ जा रहा है, तो पहला ये मिल गया। और एक काम करो, इस सारे पॉइंट को ड्रॉ करने से अच्छा है मैं फाइनल और इनिशियल कर लेता हूँ, लास्ट वाला कर देता हूँ और फिर पॉइंट को मिला कर दिखा देता हूँ। तो 4 पहले से दिख रहा है, 13.2, 12 के बाद क्या मिलेगा, ये 13, और 0.2 कहीं यहाँ आ जाएगा ये, तो 13.2 कहीं यहाँ मिल रहा है, ये हो गया 13.2, ठीक है ना। इनको क्या करेंगे आप, इस तरह से मिला दीजिए, देखिए
एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाला हमें। अच्छा एक और पॉइंट दिखा दे ताकि ये बात फील भी हो जाए आपको। चलो 2 और 6.7 ले लेते हैं। तो 2 को दिखाना है तो 2 तो पहले से दिख रहा है, 6.7 देखो। तो 6 ये है और सेम 0.7 मतलब कहीं यहाँ ठीक इसके ऊपर ये पॉइंट, ये देखो ये मिला ना 6.7, देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो देखो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होने वाली है आपकी, सीधी सीधी लाइन क्या होगी आपकी, ड्रॉ होगी। तो ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया। अगर मुझे यहाँ पे स्लोप निकालने के लिए किसी ने बोल दिया, ऑल्दो कोई पूछेगा नहीं बट ठीक है, देख लेते हैं स्लोप कैसे निकालना है। एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दो और ये एक लाइन ये ड्रॉ कर दो, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ जो एंगल मिलेगा थीटा मिलेगा। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला। तो बेटा यहाँ पे क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और बेस क्या है बी सी, मिल गया टेन थीटा। और बेटा यही तो रेजिस्टेंस भी है, खत्म कहानी, रेजिस्टेंस भी निकल गया। ए बी का मान कैसे मिलेगा, तो बी कहाँ पे है, बी आपका 1.6 है और बेटा ए किस पॉइंट पे है, 13.2 पे है। तो ये पूरा लेंथ कैसे निकलेगा, 13.2 में से 1.6 घटा दो, वैल्यू आपकी मिल जाएगी 11.6 आने वाली है। ऐसे आपका बी सी है तो बी सी में क्या कहानी बनाएंगे, बी सी में आप घटा दीजिए बी पॉइंट में से सी पॉइंट को, मतलब 4 में से क्या करिए 0.5 माइनस कर दीजिए, आपको बी सी की वैल्यू मिल जाएगी और इस तरह से आपका आर का वैल्यू कैलकुलेट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये ग्राफ वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। ऑल्दो आपके बोर्ड में जब क्वेश्चन मिलेगा तो इतना डेसिमल वाला वैल्यू नहीं मिलता है, वो डायरेक्ट 2 4 ठीक है ना, ऐसे करके मिलेगा 4 8 ऐसे वाले वैल्यू मिलते हैं, इतने डेसिमल वाले वैल्यूज नहीं मिलते, बट फील करना था थोड़ा सा। तो ठीक है, ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला टॉपिक देखते हैं क्या कहता है। अगला टॉपिक है हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने है। तो बेटा इसको सॉल्व मतलब थ्योरेटिकल है पूरा, समझते हैं। दो इक्वेशन मिलेंगे, इस इक्वेशन को लेके हम क्या करेंगे, एक नया इक्वेशन बनाने वाले हैं। इक्वेशन नंबर 1 बना लो इसको। लेंथ ऑफ कंडक्टर, बेटा अगर तुमने वायर या फिर जो भी तुम्हारे कंडक्टर की बात कर रहे हो उसकी लेंथ को बढ़ाओगे, इफ यू आर इंक्रीजिंग द लेंथ, इन दैट केस क्या होगा बेटा, मान लो इतना ही लेंथ था, अभी तुमने इसको डबल कर दिया, तो बेटा रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और तुमने इसको घटा दिया, आधा कर दिया, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक, V इक्वल टू आई, जैसा V डायरेक्टली आई वाला था वैसा ही कुछ है। तो लेंथ को बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेंथ को घटाने पे रेजिस्टेंस घटता है। तो पहला स्टेटमेंट दिमाग में बैठा, तो ये फैक्टर हैं जो अफेक्टिंग करते हैं। दूसरा जो है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करते हैं। हमारे घरों में जो वायर होता है कैसा होता है, तो सिलेंड्रिकल होता है ना। एक सिलेंडर यहाँ बन गया, एक और यहाँ बना देते हैं, ठीक है ना। तो बेटा इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा दिख रहा है, सर्कल में दिख रहा है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। मतलब इसके रेडियस पे डिपेंड कर रहा है इस क्रॉस सेक्शन के एरिया का, कितना बड़ा कितना ज्यादा रेडियस बढ़ाओगे तो एरिया बढ़ेगा, कम करोगे तो एरिया घटेगा। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यहाँ है कि जो रेजिस्टेंस देखा गया वो एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। मतलब एरिया बढ़ने पे रेजिस्टेंस घट रहा था और एरिया घटने पे रेजिस्टेंस बढ़ रहा था। और यही तो रीजन है, जो पोल्स वगैरह पे वायर होते हैं बेटा वो बहुत मोटे होते हैं, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में करंट को फ्लो कराना होता है। और रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा तो बहुत ज्यादा हीट प्रोडक्शन हो जाएगा। अभी इलेक्ट्रॉन इधर भागना चाह रहा है, इसको कोई रोक रहा है, तो क्या होगा, टकराव होगा, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो एनर्जी लॉस होगी, फिर हीट प्रोड्यूस हो गया, हीट प्रोड्यूस हुआ तो फिर क्या होगा, पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा हीट होगा तो वो फाइनली वायर टूट जाते हैं, गर्म होंगे। तो ऐसा ना हो इसलिए वायरिंग क्या होती है, बहुत थिक रखते हैं पोलों पे। यहाँ तक कि घरों में जो आपका आता है पोल से वायर आपके घर में आता है वो भी देखो बहुत थिक होता है ना, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में करंट अंदर इंटर करना होता है। ठीक है, घरों के अंदर फिर करंट बढ़ जाते हैं तो थोड़ा कम कम जाना होता है, तो इसलिए वायर थोड़ी पतली हो जाती है, काम चल जाता है। बट बाहर से तो बहुत ज्यादा करंट आ रहा है ना, तो इसीलिए एरिया को थिक रखा जाता है। एरिया पे डिपेंड करता है, जितना ही एरिया ज्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस कम होता जाता है आपका। थिक करो, रेजिस्टेंस को घटा सकते हो। फाइन। अब इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन नंबर मैं 2 कहूंगा, दोनों को मिला के एक साथ बोलते हैं। तो आर बढ़ने से क्या हो रहा है बेटा, मतलब लेंथ बढ़ने से क्या हो रहा है, आर बढ़ रहा है और एरिया के साथ कुछ एक रिलेशन मिल जा रहा है कुछ इस तरह का। अब इस रिलेशन को हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे साइन लगा हुआ है इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, तो हमें क्या मिलने वाला है, देखो तो एक फॉर्मूला और बन के तैयार हो रहा है। वो है आर, एक नया कांस्टेंट आ रहा है, रो एल बाई ए। बेटा रोना नहीं है, ठीक है ना, ये क्या है, रो सिंबल है, इसको हम रो पढ़ते हैं, ये जो सिंबल है इसको हम क्या पढ़ते हैं, रो। ये कुछ और नहीं बेटा, ये है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस।
क्या नाम है इसका? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये भी रेजिस्टेंस ही है बट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, बहुत हटके है, जिसको हम कहते हैं एक टर्म में रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं एक टर्म में? रेजिस्टिविटी। अगर मुझे इसकी यूनिट बतानी है, इसकी यूनिट बतानी है तो कैसे यूनिट बताओगे? सिंपल से कैलकुलेशन कर दो, रो दैट इज व्हाट आर इंटू ए अपॉन एल। बेटा आर की यूनिट क्या होती है? वो तो ओम होती है। एरिया मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ क्या होगा? मीटर। मीटर से मीटर तो गया काम से, तो फाइनली इसका यूनिट हो जाएगा ओम मीटर। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में समझ में ही नहीं आता है कि क्वेश्चन क्या दिया है, तो फिजिक्स में बड़ा अच्छा होता है, उसके यूनिट को देख के पहचान सकते हो कि कौन सा डाटा आपको गिवन है। सेंटेंस कितना भी घुमाए उसके यूनिट को देख लो, बात बन जाती है। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला आपको मिल गया है। तो दो फैक्टर आपने पढ़ा, लेंथ पे डिपेंड करता है और एरिया पे डिपेंड करता है। तीसरा फैक्टर जो है आपका नेचर ऑफ मटेरियल है। क्या है? नेचर ऑफ मटेरियल। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। मटेरियल बदलोगे तो रेजिस्टेंस बदलेगा। अभी तो बताया सिल्वर की क्या होती है, रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, कॉपर की थोड़ी ज्यादा, एल्युमिनियम की उससे ज्यादा। तो ऑब्वियसली मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है ना। अब लोहे को लेके वायरिंग करोगे तो फिर तो हो गया ना कहानी, मालूम पड़ा पूरी घर की सैलरी क्या हो जाएगी, बिजली बिल ही भरते रह जाओगे। क्योंकि आयरन क्या करेगा, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ज्यादा अमाउंट में एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी क्या करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। फोर्थ पॉइंट है आपका टेम्परेचर। बेटा हीट बढ़ेगा तो फिर अगेन रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ने लगता है। जैसे जैसे तुम क्या करते हो, हीट को बढ़ाते हो, रेजिस्टेंस भी क्या होता है आपका, इंक्रीज करता है। टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज। डायरेक्टली तो नहीं है बट इंक्रीज होता है। ये नहीं कि अब मैंने हीट डबल किया तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, नहीं। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा पर डायरेक्टली नहीं होगा। अब ये क्यों बढ़ जाता है? तो सिंपल सा लॉजिक है, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ठीक है ना, इसको क्या होता है, ऐसे भागना था। अब तुमने टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हो तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और रैंडम मोशन करने लगता है। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये अलाइन था, अब वो उस डायरेक्शन में अलाइन होकर नहीं भाग रहा है। इन दैट केस फिर अगेन करंट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो ये ठीक है। तो इसकी क्या वो प्रॉब्लम आई, रैंडम मोशन होने लगा, तो अगेन इसको रेजिस्टेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भाई करंट नहीं बन रहा मतलब क्या, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो दिस इज हाउ आपका टेम्परेचर भी क्या करता है। बहुत अंदर नहीं जाना है टेम्परेचर को लेके, जब आप रिलैक्सेशन टाइम वगैरह करके होता है क्लास 12 में जब बताया जाएगा टाउ वगैरह के बारे में क्या कहानी होती है, तो वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा फील कराता है आपको। तो फिलहाल अभी तक यही ठीक है कि टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्या रीजन हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये चारों पॉइंट थे जो रेजिस्टेंस को इफेक्टिव है, मतलब क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। इनको चेंज करोगे तो तुम्हारा रेजिस्टेंस बदलने वाला है। थोड़ा सा मैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को लेके बातें कर लूं, क्योंकि यहां से भी एक नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। और वो क्या है, क्या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया को बदलने पे प्रभावित होता है, मतलब अफेक्टिंग उस पे, मतलब एल और ए का अफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता? तो सीधा बेटा इसका आंसर होगा नो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे एल और ए का कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल दो यहां से देखने में लग रहा है कि आर्क रो का मान ए के बढ़ने के साथ बढ़ेगा और लेंथ के बढ़ने के साथ घटेगा, बट ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है बेटा, वो है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मतलब जब तक तुम मटेरियल को नहीं बदल रहे हो तब तक रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब सिल्वर के बजाय कॉपर लेके आओगे तब रेजिस्टिविटी पे फर्क पड़ेगा। सिल्वर को लेके काट के आधा कर दो, काट के दोगुन मतलब उसको बड़ा कर दो, उसके थिकनेस को बढ़ा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे। ठीक है ना, बात दिमाग में बैठ गई। रेजिस्टिविटी एल और ए पे डिपेंड नहीं करता है। एक छोटा सा पॉइंट है जिस पे डिपेंड करता है बेटा, वो है टेम्परेचर। है तो बहुत कुछ बट टेम्परेचर ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो फिर तो रेजिस्टिविटी बदल जाती है। एनसीईआरटी में जितना भी रेजिस्टिविटी का डाटा दिया है, सिल्वर कॉपर एल्युमिनियम वगैरह का, वो सब कुछ 20 डिग्री सेल्सियस पे दिया है। देखना ऊपर लाइन में बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, द डाटा क्या बोला बोला उसने, गिवन एट अ 20 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर बदलेंगे तो रेजिस्टिविटी बदल जाती है। जनरली हमसे क्वेश्चन एल और ए को लेके पूछता है, तो बेटा एल और ए को बदलने पे रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बाकी टेम्परेचर से फर्क पड़ता है तो वो भी मैंने आपको बता दिया है।
ठीक, आगे देखते हैं। तो ये आज का लास्ट मतलब क्वेश्चन है, तो चलो फटाफट इसको भी देख लेते हैं। अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास क्या एक वायर है, ये सिलेंड्रिकल वायर है। जब तक कुछ कहता नहीं है तब तक हम वायर को क्या बोलेंगे, सिलेंड्रिकल वायर ही कहेंगे अपने समझने के लिए। तो ये मेरा कुछ इसको इधर कर लिया जाए, ठीक है, वेरी गुड। तो अच्छा लगेगा ना, तो क्वेश्चन लगाने में भी अच्छा लगता है। ठीक, तो मेरा वायर तैयार हो गया। क्या क्या बातें बोला इनके बारे में, बोलता है इसका जो डायामीटर है ना, ये पूरा कितना है, 0.5 मिलीमीटर बोला बेटा, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, बात बन गई। दूसरा, ये 2r की वैल्यू है। अच्छा, तो रेडियस भी निकालो ना यहाँ से, 0.5 इंटू 10⁻³ तो बेटा रेडियस कितना आएगा, रेडियस आएगा 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर। तो गिवन डाटा क्या मिला मुझे, आर की वैल्यू मिल गई 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है ना। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर, इस वायर का लेंथ कितना होगा हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क्स है, मतलब एल हमें नहीं पता है। टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम, जिससे कि इसका रेजिस्टेंस जो वो कितना मिले मुझे, 10 ओम मिले। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है। कुछ और भी दिया, अच्छा रेजिस्टिविटी दिया, ओम मीटर देखो, ये रेजिस्टिविटी दे रखा है, मतलब रो, अब रोना नहीं है। 1.6 क्वेश्चन को देख के रोना आता है, बट नहीं रोना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओम मीटर फॉर्मूले में रखना और आंसर पाना है। ये दिया, इसका लेंथ पता करना है तो पता कर लेंगे, ठीक है, इसको इरेज किया जाए, थोड़ा जगह चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया बस, और क्या। चलो तो सॉल्व करते हैं। लेंथ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, यही तो फॉर्मूला बना है। तो बेटा एल क्या निकलेगा यहाँ से, एल आर का ए में मल्टीप्लाई करो और बेटा रो नीचे जाने दो। तो एल आर का मान कितना होगा, आर का मान है मेरे पास 10 ओम। बेटा एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला कैसा होगा, ये देखो एरिया कैसा था, ऐसा था, सर्कुलर शेप था, तो पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, रो की वैल्यू कितनी है रख दो, 1.6 इंटू 10⁻⁸। ठीक है ना। अभी अगला एल निकालने की तैयारी करते हैं। 10 पाई की वैल्यू 3.14 रख देते हैं, और बेटा आर का मान कितना है, तो 0.25, स्क्वायर लगने वाला, दो बार एक काम करो, 0.25 मल्टीप्लाई 0.25 दो बार आएगा, और 10⁻³ भी दो बार आएगा। साइड में एक साइड में लिख ले रहा हूँ, थोड़ा आसान पड़ेगा कैलकुलेशन में। और पूरे का अपॉन क्या चल रहा है, पूरे का अपॉन है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁸। तो गुणा वगैरह करो तो ये जीरो, तो इसका एक डेसिमल हटाएगा, तो फाइनली लेंथ कितना हो जा रहा है, लेंथ 31.4 मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो 0.0625 हो जाएगा, 25 25 और 10⁻⁻³ कितना हो जाएगा, -6। पूरे का अपॉन करिए, और क्या करना है हमें, नीचे डिवाइड करना है 1.6 इंटू 10⁻⁸ से। बेटा ये डेसिमल से डेसिमल तो गया, और इसको ऊपर भेज दो तो +8 हो जाएगा, तो 10⁻+2 बच जाएगा। तो लेंथ बराबर फाइनली हो जाएगा 314 0.625 10⁻² अपॉन 1.6, नॉट पॉइंट, पॉइंट तो खत्म हो चुका है, तो अपॉन 16 कर दीजिए। अब इसको कैंसिल आउट करना है, तो ठीक है मैं इसको कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, सीधे सीधे वैल्यू बता रहा हूँ, बहुत कैलकुलेटिव हो गया थोड़ा। ओके, तो कितना आएगा देखते हैं। ये डिवाइड करने पे बेटा मिल रहा है मुझे 1.22 इंटू 10⁻6 भी लिख लो, 10⁻²। तो बेटा फाइनली एल कितना हो जा रहा है, 122.6 मीटर। इतना आपका क्या हो जा रहा है, लेंथ निकल जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा
कि अगर मैं 1 टू 2.6 मीटर लेंथ का वायर लूं जिसकी रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर हो और उसका डायमीटर कितना है 0.5 मिलीमीटर हो, इन दैट केस आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 10 ओम के बराबर हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर था। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, चलो उसका भी सॉल्यूशन फटाक से देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये क्वेश्चन एक आपका हो गया। फाइनल क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, उसमें डायमीटर को डबल कर रहा है। तो चलो इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा, डायमीटर को डबल कैसे करना है। चलिए, तो मेरे पास जनरली क्या था, शुरू शुरू में मान लेते हैं कि पेन ले लो, ये कुछ डायमीटर इतना था। तो बेटा इसका डायमीटर कितना था 2r था। नया वाला क्या हुआ, आपने इसका डायमीटर 2r से इसका डायमीटर डबल किया है। डबल किया है मतलब इसका डायमीटर कितना हो गया 4r हो गया। एक बात मैंने आपको बताया था कि अगर मटेरियल नहीं बदलते हो तो रो की वैल्यू नहीं बदलती है। तो मटेरियल कहीं बदलने की बात कहा ही नहीं है, तो रो कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, पहले वाले वायर की कंडीशन में देखो थोड़ा आर की वैल्यू R1 लिखो, R1 रो लेंथ वही रखा है, क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला लेंथ छोटा हो रहा, सिर्फ थिकनेस को बढ़ाया गया। तो एरिया बदलेगा, वो हो जाएगा A1। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही अभी नए वाला केस में R2 नया रेजिस्टेंस हो रहा ना, कुछ बदल रहा है, वही तो पूछ रहा है। रो लेंथ अभी भी वही है बट एरिया बढ़ा दिया है, तो इसको A2 कह दूं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना। अब चूंकि ये सर्कुलर शेप में, तो एरिया पाई आर स्क्वायर होने वाला है। फिलहाल मैं R1 R2 को डिवाइड करने वाला हूँ, R1 डिवाइडेड बाई R2। तो क्या मिलेगा, रो L अपॉन ए पूरे का अपॉन A1 रो L अपॉन A2। बेटा इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली R1 अपॉन R2। डायरेक्टली भी मैं क्वेश्चन कर सकता था बट फील नहीं होगा आपको ना, थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ, लेंदी जा रहा है, अदरवाइज एक लाइन में खत्म हो जाएगा। ये एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं। R1 बाई R2, बेटा A2 क्या हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर और पाई R1 का स्क्वायर। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। फाइनली आपके पास क्या मिलेगा, मैं डायरेक्टली यही वाला फॉर्मूला लिख देता, बट मैंने कैलकुलेट करके ला के दिखा दिया कि फॉर्मूला आता है कैसे, R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। अब R की वैल्यू रख लो, R1 बाई R2। बेटा यहाँ देखो, इसका अगर डायमीटर 2r है तो रेडियस क्या होगा 4r है, रेडियस कितना होगा 2r। और इसका डायमीटर 2r तो रेडियस कितना होगा r होगा, उसका आधा ही तो होता है डायमीटर का। तो R2 2r का होल स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर। बेटा ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर को काटेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, R1 बाई R2 4/1। तो बेटा यहाँ से R2 क्या निकलेगा, R2 बराबर R1 बाई 4। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जो नया रेजिस्टेंस होगा पुराने वाले रेजिस्टेंस का 4 टाइम कम हो जाएगा। ठीक तो है, यही तो बात हम लोगों ने भी किया पीछे। क्या, एरिया तुम बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, खुद ब खुद घट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्वेश्चन में यही तो हुआ है कि तुमने क्या कर दिया है, डायमीटर को डबल कर दिया है, दैट मीन्स थिकनेस को आपने बढ़ा दिया है। थिकनेस बढ़ा दिया तो नया वाला रेजिस्टेंस घटना ही घटना है। देखो यहाँ पे नया वाला रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, पुराने वाले के 4 टाइम्स डिक्रीज हो चुका है, घट चुका है। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर भी फील हुआ, और पीछे वाला जो आपका ये आप थ्योरी पढ़ रहे थे वो वाली बात भी आपको और क्लियर क्रिस्प हो गई होगी। तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।